तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिन जो हमारे लिमिट और कुछ मिक्स्ड चैप्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। लिमिट हो गए, एरिया होगा, तो इन कंसेप्ट पे हमारे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। इस सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। पहला आपका जो है वो थोड़ा इजी लेवल का है, तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो पूरा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तब आप आराम से आगे इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन ये रीड करते ही क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1। मतलब आपका एक सर्कल है, उसकी रेडियस 1 है और उसका सेंटर ओ है। पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, पी क्यू आपके पॉइंट्स हैं सर्कल पर। सच दैट एंगल जो थीटा है वो पी ओ क्यू के बराबर है। पी ओ क्यू को हम लोग एंगल थीटा कह रहे हैं, वो एक्यूट एंगल है। एंड आर इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल सच दैट ओ पी आर क्यू इज पैरेललोग्राम। ठीक है, if the area of the part of parallelogram that is outside the circle is f theta, then find limit f theta tends to 0 f theta by theta equal to। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इसका सेंटर O है। दो पॉइंट्स आपको लेने P और Q ऑन द सर्कल, और जो आपका थीटा है, जो कि आप कह रहे हैं एंगल POQ, ठीक है, ये एंगल थीटा और ये एक्यूट एंगल है। आपको पॉइंट R लेना है जो कि आउटसाइड द सर्कल है। फिर कह रहा है कि ये जो आपका POPR की जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इफ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, मतलब कि आपको वो एरिया बताना है पैरेललोग्राम का जो आउटसाइड द सर्कल है। तो क्या वो यही एरिया नहीं होगा जो आपसे पूछ रहा है? यही तो आपका एफ थीटा एरिया होगा, पैरेललोग्राम का वो एरिया जो सर्कल से बाहर है। तो क्या वो यही एरिया नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही मैंने यहाँ ग्रीन से शेड कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, और रेडियस उसने सर्कल की बता रखी है 1। तो क्या हमारी जो लेंथ है पैरेललोग्राम की ओपी और ओ ओ क्यू, वो हमारी 1 1 ईच नहीं रहेगी? ले लिए, हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों 1 हो गई है, ये दोनों साइड जो है हमारी 1 है। तो आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या आर क्यू को भी 1 और पी आर को भी 1 नहीं होना पड़ेगा? अरे भैया, अगर पीओ की लेंथ 1 है और पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड जो कि आर क्यू, उसको भी 1 होना पड़ेगा। वैसे ही अगर ओ क्यू 1 है और पैरेललोग्राम पूरा फिगर है तो ओ क्यू की अपोजिट वाली साइड पी आर को भी 1 नहीं होना पड़ेगा, उसकी भी लेंथ को 1 होना पड़ेगा। तो ये पैरेललोग्राम आपको सारी साइडों की लेंथ पता चलेगी जो कि 1 1 ईच है। अच्छा, अगर आपके पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल है तो वो दो प्रकार का पैरेललोग्राम हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अब स्क्वायर क्यों नहीं है, रोम्बस क्यों है? ये फिगर है आपका रोम्बस, स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे क्या रखा है कि थीटा जो है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर एक्यूट एंगल है तो आपने पढ़ा होगा कि दो साइड के बीच का जो एंगल होता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री होता है। पर ये एक्यूट एंगल है, तो यानी ये स्क्वायर तो नहीं बनने वाला। और स्क्वायर नहीं बनेगा तो अब एक ही ऑप्शन रहेगा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो होता है रोम्बस। तो इसीलिए ये जो आपका फिगर है ये आपका रोम्बस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये जो एरिया, इन लोगों ने इस एरिया का नाम दे दिया है एफ थीटा। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, ये देखिए शेडेड पोर्शन है, ग्रीन लाइन से मैंने शेड कर दिया है। इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप? एरिया पैरेललोग्राम में से, ये जो आपका एरिया पैरेललोग्राम है, इसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। बोलिए। अरे भैया, ये जो आपका पैरेललोग्राम है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसका एरिया ले लीजिए और इसके एरिया में से अगर आप इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ रीजन कौन सा एरिया हो जाएगा? शेडेड पोर्शन का है तो एरिया बच जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है एफ थीटा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पैरेललोग्राम के टोटल एरिया में से
इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, जो मैंने रेड से शेड कर दिया है, तो बचा हुआ एरिया यही ग्रीन शेड पोर्शन तो बच जाएगा और यही हमारा एफ थीटा हो जाएगा। तो बस अब हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा एफ थीटा निकल आएगा। समझ गए? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालते हैं, देखते हैं। तो ये आपका रोम्बस है, तो आप देखिए हर साइड इसकी 1 1, तो मैंने आपको बता दिया कि होगी। तो अगर आप देखो तो मैंने ये डायगोनल पी क्यू आई हैव ड्रॉन। तो अगर आप डायरेक्ट पी क्यू बनाओगे, डायगोनल पी क्यू बनाओगे रोम्बस में, जैसे कि आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से बना दिया है डायगोनल पी क्यू। तो ये डायगोनल पी क्यू दो कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स में इस रोम्बस को बांट देगा। ठीक है, अब कॉन्कुरेंट क्यों होंगे? क्योंकि बाय द एस एस एस, मतलब साइड साइड सारी इनकी साइडें आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो आपके ट्राइंगल है पी आर क्यू और आपका जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू आपस में कॉन्कुरेंट होंगे बाई एस 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 ट्रिपल एस, साइड 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 से। ठीक है, इतना कॉन्कुरेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में। तो अगर ये दोनों कॉन्कुरेंट है आपके, ये दोनों ट्राइंगल पी आर क्यू और पी ओ क्यू, तो दोनों का एरिया भी तो सेम होगा, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल आएगा। ले लिए भैया, ये दोनों ट्राइंगल आपके मैंने डायगोनल खींच दिया। अब इस डायगोनल ने इस रोम्बस को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्कुरेंट हैं। कॉन्कुरेंट क्यों है? बाय ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ये वाली साइड आपस में इनकी तीनों साइडें इक्वल है और एक साइड मतलब 2 साइडें इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो बाय एस 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 ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल है जो कि है आपके पी ओ क्यू और पी आर क्यू, ये आपस में कॉन्कुरेंट हो गए। अब कॉन्कुरेंट हो गए तो दोनों का एरिया भी सेम हो गया। अब एक का एरिया निकाल लेंगे और अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पूरे हमारे रोम्बस का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो एक का एरिया निकालते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम या आप कह सकते हो कि रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है सर। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, आपको बेस मालूम होना चाहिए और एल्टीट्यूड मालूम होना चाहिए। हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे या हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट यानी एल्टीट्यूड कर दोगे तो आपका इस ट्रायंगल का एरिया जो कि है आपका पी ओ क्यू आ जाएगा। तो हमने एक डॉटेड लाइन बना दी। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बोलिए? ये आपका एल्टीट्यूड है। ये आपका एल्टीट्यूड हो गया, बोलिए समझ रहे हैं? यही तो आपका एल्टीट्यूड हो गया। अरे भैया, हमने एक डॉटेड लाइन बना दी पी एस की, और ये हम और इस ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हमारा पी ओ क्यू के एरिया फाइंड करने के लिए हमने एल्टीट्यूड बना दिया पी एस। ठीक है, अब पी एस अगर हमने निकाल लिया और बेस तो हमको मालूम है, बेस हमारा क्या है इस ट्रायंगल में पी क्यू ओ में, हमारा बेस क्या है? ओ क्यू है हमारा बेस, जो कि हमें 1 दे रखा है। बस हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो हमने पी एस एक एल्टीट्यूड गिरा दिया। तो एल्टीट्यूड तो आपका 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा बेस पर, तो वो लेकिन 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा। अब बस पी एस फाइंड करना है। ये एंगल आपको थीटा दिया है, तो अगर आप ट्रायंगल पी एस ओ में देखो, पी एस ओ में, तो साइन थीटा जो है वो क्या पी एस अपॉन पी ओ के बराबर नहीं हो जाएगा? अरे भैया, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आपको किस ट्रायंगल में देखना? इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए। पहले हम एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आपको किस ट्रायंगल में देखना है? पी एस ओ वाले ट्रायंगल में देखना है एल्टीट्यूड निकालने के लिए। तो हमने आप साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा क्या होता है? पी एस क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन एयर हाइपोटेनियस, जो कि है आपकी पीओ, तो वही लिख दिया पी एस अपॉन पीओ। तो अगर आप देखो पी एस आपका क्या आ जाएगा? पी एस आपका क्या आ जाएगा? तो बोलिए। तो साइन थीटा आपने निकाल लिया। अब अगर आप देखो तो आपको पीओ की लेंथ मालूम है जो कि 1 है, तो पी एस की लेंथ क्या हो जाएगी? 1 इंटू योर साइन थीटा। अरे भैया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो,
पीओ को क्रॉस मल्टीप्लाई विद दो, पीओ की लेंथ आपको मालूम है जो कि है 1, तो पीएस आ गया आपका 1 साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर आपको मालूम पड़ गया। तो अब हम लोग इस पूरे जो अब आपको इस ट्रायंगल को नहीं देखना है, पी एस ओ को नहीं देखना है, सिर्फ हमें इसका एल्टीट्यूड निकालने का लिए काम था बस। अब एल्टीट्यूड आपको मालूम पड़ गया, तो आप क्या करो कि आप पी ओ क्यू में हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। तो अगर आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे पी ओ क्यू का, तो हाफ बेस आपका क्या है इस ट्रायंगल में, पी ओ क्यू में आपका बेस जो है वो ओ की, तो ओ की लिख दिया, इंटू वो एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट, हाइट क्या है आपकी पीएस, पीएस और पीएस तो आपने अभी निकाल लिया 1 साइन थीटा। तो आओ क्या करता है ना, आप अब आपका एरिया ऑफ पी ओ क्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ पी पैरेललोग्राम निकालना है पी ओ क्यू आर, तो आप ये जो आपका ऊपर एरिया है ट्रायंगल का, इसको आप ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं जो आपने डायगोनल से बनाया, ये दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। जैसे क्योंकि ये आपका जो रोम्बस जैसे डायगोनल बनाओगे तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हुएगा और ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे, और कॉन्करेंट होंगे तो इन दोनों का एरिया यानी पी ओ क्यू का एरिया पी आर क्यू के एरिया के इक्वल होगा। तो बस हमने एक का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी ओ क्यू आर आ गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। तो आया है, तो दो ट्रायंगल है, हाफ बेस हमारा कितना है एक ट्रायंगल का जो कि है 1, इंटू व्हाट इज योर हाइट जो कि हमने निकाल लिया है पी एस साइन थीटा। पहले आपने एक ट्रायंगल का ये आपका एरिया होगा, और फिर आपने उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका टोटल पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। बोलिए क्लियर है? ठीक है। अब हमें इस एरिया को भी निकालना होगा जो कि हमारा सेक्टर का एरिया है, और सेक्टर का एरिया आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, किसमें, डिग्री और रेडियन में, दोनों में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ हमने रेडियन वाला फॉर्मूला लगा रहा है कि जब हमारा एंगल रेडियन में होगा तब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम लोग थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं लिख रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन एंगल इज इन रेडियन इज योर थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन एंगल इज इन डिग्री इज योर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग अभी एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन एंगल इज इन रेडियन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम लोग एंगल को अभी रेडियन में ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। आर इज एर रेडियस, रेडियस, तो बस रेडियस हमारी कितनी है 1, तो हमने वही 1 यहाँ रख दिया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू योर पाई आर स्क्वायर, आर इज योर 1, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आर कितना है 1 ही तो है, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एफ थीटा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा आपका साइन थीटा ही बना देगा, और ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बना देगा थीटा बाई 2। तो ये आपका आ गया एफ थीटा। अब वो कह रहा है भैया क्वेश्चन पढ़िए, एफ थीटा अपॉन थीटा पहले निकालिए, फिर उस पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लगा दीजिए। तो एफ थीटा अपॉन थीटा निकालते हैं। तो एफ थीटा अपॉन थीटा निकालेंगे तो इस पूरे टर्म को हमें थीटा से डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही आप इस पूरे टर्म को थीटा से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस 1/2। तो ये हो गया आपका एफ थीटा अपॉन थीटा। अब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एफ थीटा अपॉन थीटा निकालना है, तो एफ थीटा की वैल्यू आप यहाँ मैंने पुट कर दी है, और जैसे ही आप देखोगे तो साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आप अगर निकालोगे तो क्या ये, अगर थीटा आपका टेंड्स टू 0 है तो लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अरे आपने ये तो पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, बस एक्स के लिए यहाँ पे थीटा, ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अगर आपका एक्स जैसे बस इतना आपको मालूम रह जाए कि साइन एक्स अपॉन साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है, तो जो x है आपका ये अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा है तो ये इस स्टैंडर्ड लिमिट का आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ है। तो इस पूरी लिमिट का जो आंसर है वो 1 आ गया, और 1 और इस पर जो लिमिट, क्योंकि इसमें कोई थीटा का टर्म ही नहीं है 1/2 में, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 जो कि आपका 1/2 आंसर दे देगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप 1/2 वाला जो ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये लिमिट का क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, आपको ये ट्रायंगल देखना होगा पीएसओ, ठीक है। वहाँ से आपने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ से आपने पीएस एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया। फिर पीओ क्यू का क्योंकि आपको, अच्छा एल्टीट्यूड क्यों फाइंड करा, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू निकालना था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू निकाला, क्यों निकालना था, क्योंकि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। अगर एक ट्रायंगल का एरिया आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का वो लेगा। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा दो, जब हम लोग डायगोनल बनाएंगे तो जो हमारे जो दो ट्रायंगल डायगोनल की वजह से बनेंगे, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे तो इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई करा है। आई होप वो गेटिंग अ पॉइंट। तो मैंने इसको एक बार रिपीट भी कर दिया, फिर एरिया ऑफ सेक्टर रेडियन में, और आपको डिग्री में मालूम होना चाहिए। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है। और आर आप, और पाई आर स्क्वायर है, तो यानी आर आपको दे रखा है। आर कितना है, 1 ही तो है, 1 ही तो है यहाँ पे आर, दैट इज योर रेडियस, तो 1 ही है। तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया है। और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। एफ थीटा हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप देखोगे तो साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 बनेगा। फिर एफ थीटा अपॉन थीटा करना था, तो बस हमारा, आप देखोगे तो और सिंप्लीफाई करने से हमारा ये फाइनल टर्म बनेगा। फिर इस पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लगा देनी थी। ये तो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। बोलिए, ये तो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट लग जाएगी। और लिमिट जब इस पर आएगी तो उस पर कोई थीटा का टर्म है नहीं, तो ये एज इट इज ही आ गया। और ये आपका पूरा टर्म बना देगा 1, क्योंकि थीटा अप्रोचिंग टू 0 ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है। तो इसीलिए ये बना दिया 1 और -1/2। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2 का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एज शोन इन द डायग्राम देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कर्व्स पी नॉट and P1 P2 dot dot, it is known that region enclosed by P naught has area S naught is equals to 1. अच्छा, and P naught is an equilateral triangle. We obtain PK plus 1 from PK by operating as follows. Trisecting every side of PK, then we construct an equilateral triangle outwardly on every side PK sitting on the middle segment. Now middle segment of the side, and finally remove this middle segment. K is equals to 0, 1, 2 dot dot. If Sk is the total area of the figure Pk, then find limit k tends to infinity Sk. अच्छा, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो Pk है, वो जो P आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और और जो आपका पी नॉट है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है सर। और जो एस नॉट है, जैसे पी नॉट तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो जो एस नॉट है वो इस पी नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आपको अपने पुराने वाले फिगर से, यानी पीके से, मतलब आपको जो प्रीवियस फिगर होगा उससे आपको अगर नया फिगर ऑब्टेन करना है, यानी पी के प्लस वन मतलब क्या होता है, एक आगे वाला फिगर। और पी के मतलब क्या होता है, उससे पहले वाला फिगर। पी के प्लस 1 के पहले वाला फिगर क्या होगा, पी के ही तो होगा। और पी के बाद वाला फिगर कौन सा होगा, पी के प्लस 1 होगा। तो वही कह रहा है कि अगर आपको एक आगे वाला फिगर ऑब्टेन करना है अपने पुराने वाले फिगर से, तो आपको फॉलोइंग ऑपरेशन करने होंगे। ठीक है। तो अगर आपको पी नॉट दिया हुआ है कि ट्रायंगल है, ठीक है सर, ट्रायंगल दिया गया है, और ट्रायंगल दिया गया है, अब आपको इस पे, अगर आपको पी नॉट से P1 पे जाना है,
P0 से P1 वाले फिगर पे जाना है, तो आपको ये फॉलोइंग ऑपरेशन यानी फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे? ट्राइसेक्टिंग एवरी साइड। अच्छा, बाइसेक्टिंग होता है एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्टिंग होता है एक साइड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आई होप वो गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एक साइड ए है, तो अगर इसको हम लोग 3 अलग अलग इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एक सेगमेंट की लेंथ कितनी होएगी? a/3। बोलिए, अगर एक साइड है जिसकी टोटल लेंथ a है और हम लोग उसको ट्राइसेक्ट करते हैं और ट्राइसेक्ट करेंगे, तो हर एक सेगमेंट जो नया बना है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ हो जाएगी a/3। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइसेक्टिंग और बाइसेक्टिंग का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको हर एक साइड जो आपकी पुरानी वाली फिगर होगी उसमें आपको ट्राइसेक्ट करना होगा। तो अभी हमारी यहाँ पे है एक ट्राइंगल, तो हम लोग ट्राइंगल की हर एक साइड को ट्राइसेक्ट कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ट्राइसेक्टिंग every side of PK, then we construct an equilateral triangle outwardly on every side of PK sitting on the middle segment। मतलब कि जब आप ट्राइसेक्ट कर दोगे, अब ट्राइसेक्ट कर दे तो आपको मिडल सेगमेंट पे जाना है, आपको मिडल सेगमेंट पे जाना है। मिडल सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? मैं मान रहा हूँ कि ये जो हमारा क्योंकि ये जो हमारा P0 है, ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है, तो मैं इसकी हर एक साइड की लेंथ मान रहा हूँ a। तो अगर मैं इस साइड को ट्राइसेक्ट करता हूँ तो हर एक सेगमेंट जो मेरा नया सेगमेंट बना है उसकी लेंथ a/3 रहेगी। अब मुझे मिडल वाले सेगमेंट पे रह के एक बाहर की तरफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, आउटवर्डली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बाहर की तरफ बना रहा हूँ, तो अगर मैं बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो क्या उसकी तो जो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ होंगी वो भी तो क्या होंगी? a/3 तो हो जाएंगी। a/3 तो ऐसे ही आपको हर एक साइड पे करना है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल था, ये आपका ट्राइंगल था। आपने हर साइड को ट्राइसेक्ट किया और बाहर की तरफ आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, इसकी हर एक साइड की लेंथ क्या होगी? a/3। इस जो बाहर वाला हमारा नया इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, इसकी जो साइड लेंथ होगी वो होगी a/3, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इसकी भी, और इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी, और इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की, सबकी जो साइड लेंथ होगी वो हो जाएगी a/3, क्योंकि आपने ट्राइसेक्ट कर दिया है। समझ गए होंगे। अब वो कह रहा है कि फिर आपको मिडल सेगमेंट को रिमूव कर देना है। जैसे ही आपने बाहर ट्रायंगल बना ली, फाइनली रिमूव द मिडल सेगमेंट। तो मतलब ये वाला सेगमेंट को आपको इरेज कर देना है, तो इरेज कर देते हैं। ये जो इरेज हो गई, जो आपके मिडल सेगमेंट बने थे, इनको हमने इरेज कर दिया। तो आपका फाइनल फिगर यही तो ऑब्टेन हो गया। बोलिए, ये कुछ नहीं है, इससे आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स दिए कि कैसे अगला फिगर कंस्ट्रक्ट करना है, ये भी तो आपका फिगर बन जाएगा। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है। अब इसी से हम लोग आगे वाले फिगर पे चलेंगे। तो फिर क्या करना होगा? अब तो ये जितनी भी साइडें हैं, इस वाले हमारे जो आपको स्टार फिगर दिख रहा होगा, इसमें हमारी जितनी भी साइडें हैं उनकी लेंथ क्या होगी? सबकी लेंथ a/3 होगी। अब इस a/3 को भी ट्राइसेक्ट करोगे, क्योंकि फिर से आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ट्राइसेक्टिंग एवरी साइड ऑफ PK, देन वी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आउटवर्डली ऑन एवरी साइड PK सिटिंग ऑन द मिडल सेगमेंट ऑफ द साइड एंड फाइनली मूव द मिडल सेगमेंट। ये आपको के PK फिगर तक करते रहना है, समझे? मतलब के जब तक आपको PK फिगर नहीं आए तब तक आपको करते रहना है, PK फिगर तक। ठीक है सर, समझ गए। तो फिर से आप क्या करोगे? हर साइड को ट्राइसेक्ट करोगे। अब जब आप ट्राइसेक्ट करोगे तो इस बार टोटल लेंथ जो क्या है? टोटल लेंथ तो a/3 है। अब a/3 को भी आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो। तो अगर a/3 को भी ट्राइसेक्ट कर रहे हो, तो अब जो न्यू लेंथ, तो जो आप अब आपकी जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ क्या रहेगी? a/9 हो जाएगी। मतलब इस सेगमेंट की लेंथ भी a/9। जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्राइसेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने ये ट्राइसेक्ट कर दिया, ये ट्राइसेक्ट कर दिया, तो यहाँ जी एक ये सेगमेंट बना, ठीक है, एक ये सेगमेंट बना, एक ये सेगमेंट बना। तो हर एक सेगमेंट की लेंथ क्या होगी?
तो हर एक सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी a/9 और टोटल, क्योंकि टोटल लेंथ आपकी a/3 है ना, और a/3 को भी आप 3 इक्वल सेगमेंट में आप बांट रहे हो। तो अगर आप 3 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो a/3 को, तो ये भी a/9 होगा, ये भी a/9 होगा और ये भी a/9 होगा। ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे। तो और फिर आपको इसी सेगमेंट पे, ये जो आपका ट्राइसेक्टिंग वाला है, आपको इसी सेगमेंट पे फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना। अच्छा, अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसकी हर एक साइड की लेंथ की क्या हो जाएगी, a/9। अरे भैया, ट्राइसेक्टिंग पे इस फिर से आपको क्या करना है, मिडल वाले सेगमेंट में बैठ के बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसकी फिर से हर एक साइड लेंथ a/9 ही हो जाएगी, a/9 ही हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ किया है, देखिए मैंने यहाँ पे यही किया है, आप लोग देख सकते हो। बोलिए, ये आपको फिगर दिख रहा है? यही तो फिगर है, बोलिए, यही तो फिगर है। और ये आपका कौन सा फिगर होगा, ये आपका P2 ही तो फिगर होगा। ये आपका P0, P0 से आप P1 पे गए, फिर P1 से आप P2 पे जाओगे, क्योंकि अगर आपको P2 पे जाना है तो आपको P1 की तो मदद से आप P2 तक जा पाओगे। P2 पे तो कंस P1 पे तो कंस्ट्रक्शन करके आप कहाँ पहुँचोगे, P2 पे पहुँचोगे। तो P2 फिर आपका यही फिगर था। देखिए, फिर आपने क्या करा, हर एक नए ट्रायंगल आपने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इन ट्रायंगलों की जो साइड लेंथ होगी, क्या वो ए क्या होगी, बोलिए, इन ट्रायंगलों की साइड लेंथ क्या हो जाएगी, a/9 हो जाएगी, क्योंकि आपने फिर से, क्योंकि पूरी लेंथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी लेंथ a/3 है, और उसको भी आपने ट्राइसेक्ट किया है, और इस ट्राइसेक्शन के जो मिडल सेगमेंट पे आपने ट्रायंगल बनाया है, तो इस ट्रायंगल की हर एक साइड लेंथ आपकी क्या जाएगी, a/9 ही हो जाएगी। तो ऐसे आपका इस ट्रायंगल की भी, इस ट्रायंगल की भी आपको सबकी साइड लेंथ मालूम है। और फिर आपको क्या कर देना, मिडल सेगमेंट, ये जो मिडल सेगमेंट है इसको रिमूव कर देना है, तो इसको रिमूव कर दीजिए आप। तो ये हो गया आपका रिमूव मिडल सेगमेंट। तो आपका जो फाइनल फिगर है, दैट इज योर P2, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, वो कुछ सेम टू सेम ऐसा दिखेगा। तो वो क्वेश्चन में भी आपको बता रखा है, बताइए सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं। तो P2 आपने ऑब्टेन कर लिया। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया है कि कैसे डायग्राम को आपको बनाना है। अब एरिया पे आती है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग पी ही बना रहे थे, मतलब पी यानी हमारा जो कर्व था, वो कर्व क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अभी तो हम लोग पी के ही बना रहे थे, अभी तक तो हम लोग पी के ही बना रहे थे। अब हमें जो हमारे कर्व ऑब्टेन हुए, यानी पी कर्व हमारे जो ऑब्टेन हुए, यानी पी के कर्व जो हमारे ऑब्टेन हुए, इनका हमें एरिया पता करना होगा, इनका हमें एरिया पता करना होगा। और जो हमारा जो लास्ट वाला, यानी जो हमारा केथ, यानी पी के जो हमारा फिगर बनेगा, उसका हमें सम बताना है, और उस पर फिर हम लोग लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो आपने इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया पढ़ा होगा, दैट इज √3a² / 4, ये तो होता है, ठीक है। और ये आपको वन दे रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो पहला फिगर है, दैट इज योर P0 हैज एरिया S0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये आपका P0 फिगर है, इसका जो एरिया S0 है वो आपको 1 दे रखा है। तो √3, और हम लोग मान रहे हैं कि इसकी हर एक साइड लेंथ a है, a ही हम लोग मान रहे हैं, इसकी हर एक साइड लेंथ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो अगर इसकी साइड लेंथ a है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a² / 4 होता है, तो ये हमारा 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे हमारा S0 आ गया, S0 आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप आगे देखोगे, तो हमें निकालना है P1 का एरिया, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एरिया को। देखिए, P1 का जब एरिया आपको निकालना होगा, तो उस एरिया को हम लोग S1 कह रहे हैं। 10 वेरिएबल नेम के वेरिएबल बदलने हैं, ठीक है। P1 एक फिगर है, और उसका एरिया को हम लोग S1 कह रहे हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों ने P1 के एरिया को निकाला, जो कि हमारा S1 है, तो वो क्या होगा, बोलिए वो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ये ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा, जो कि यही ट्रायंगल है, बोलिए, ये ट्रायंगल
तो आएगा ही, मतलब इसका एरिया तो आएगा ही आएगा। और एक्स्ट्रा क्या एरिया आ रहा है, एक्स्ट्रा इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया आ रहा है। तो इसका एरिया तो हमें मालूम है, प्लस ये जो 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, उनका एरिया अगर हम जोड़ देते हैं, इफ वी ऐड दोज एरियाज वी विल गेट द एरिया ऑफ P1 फिगर। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया क्या कह रहा हूं? कि अगर आप इसके एरिया को, ये तो एरिया आपका, यही तो सेम ही एरिया तो है ये, बस आपने इसके ऊपर ये 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, तो ये एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस ये एरिया भी और आ जाएगा P1 में। तो बस हमने वही फॉर्मूले में किया है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नोटिस करो तो जितनी हमारी साइड, क्योंकि हर एक साइड पे हम लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर जो हमारे जो nth फिगर आएंगे तो उनमें भी हम लोग को यही चीज नोटिस करने की, जो हमारी जितनी साइडें होंगी उतने हमारे एक्स्ट्रा ट्रायंगल उस पर कंस्ट्रक्ट होंगे। जैसे इसमें 3 साइडें थी, इसमें 3 साइडें थी, तो अगर हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करके नए ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उस तो जो नए ट्रायंगल भी बनेंगे वो 3 ही बनेंगे। जितनी नंबर ऑफ साइड उतने ही हम लोग कंस्ट्रक्शन से नए ट्रायंगल बना सकते हैं अपने नए फिगर के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा, अभी आगे चल के आपके लिए काम आएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो एक का एरिया निकाल लेता हूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया आ जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया। अब इसकी साइड लेंथ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितनी हो गई है, a/3 हो गई है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दिया कि S1 में हम लोग S0 यानी ये वाला एरिया हम लोग ऐड कर रहे हैं। S0 आपका यही तो एरिया है, S0 इसी अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया है, प्लस जो हमारे नए 3 ट्रायंगल आया उसका एरिया क्या है, √3/4 इंटू योर साइड लेंथ का होल स्क्वायर। साइड लेंथ आपकी क्या है नेट वाले ट्रायंगलों की, ये जो आपके नए ट्रायंगल बने हैं इनकी साइड लेंथ क्या है, दैट इज योर a/3। तो a/3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे ये जो हमारा पूरा टर्म है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। बोलिए, समझ में आया? S1 एरिया कैसे निकालना है, ये वाला बीच वाला जो हमारा ट्रायंगल है ये तो हमारा यही है, तो इसका एरिया तो एज इट इज ऐड होगा इस वाले फिगर में, प्लस इन तीनों ट्रायंगलों का हमने एरिया निकाल लिया, और इन ट्रायंगलों का जो एरिया होता है वो कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनका भी एरिया हमें √3/4 इंटू साइड लेंथ का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। साइड लेंथ का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, पर अब इनकी नई साइड लेंथ कितनी हो गई, a/3, तो हम लोगों ने a/3 का होल स्क्वायर कर दिया है, और 3 ट्रायंगल थे तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरे टर्म को। ठीक है, बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए इस फिगर को बनाया था, और ये तो आपका फाइनल फिगर है ही। अब अगर आप देखो तो ऐसा ही सेम हम लोग P2 के लिए भी कह सकते हैं कि P2 का जो एरिया S2 होगा, P2 वाले फिगर का जो एरिया S2 होगा उसमें कौन कौन से होंगे, उसमें S0 होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि P2 का जो एरिया है, क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, S2 का जो एरिया, P2 का जो एरिया S2 है उसमें हम लोग कर सकते हैं S0 का उसमें एरिया होगा, उसमें S1 का एरिया होगा, और उसमें ये जो हमारे जो नए ट्रायंगल इंट्रोड्यूस हुए हैं छोटे वाले, आप लोग देख सकते हैं स्मॉल ट्रायंगल्स, इनका एरिया होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? आप कह सकते हो कि सर S0 वाला एरिया जोड़ देते हैं, और पुराने वाला हमारा फिगर S1 था उसका भी एरिया जोड़ देते हैं, और साथ में ये जो हमारे छोटे ट्रायंगल आए इनका हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। यू वुड आस्क व्हाई सर? क्योंकि अगर आप देखो तो S1, तो आप S1 को क्या लिखोगे, S0 प्लस दिस होल, आप S1 को यही तो लिखोगे, S1 की जगह पे आप इस पूरे टर्म को ही तो लिखोगे। पर अगर आप देखो, अगर आप इस S1 की जगह पे इस पूरे टर्म को लिखोगे, इस पूरे टर्म को लिखोगे, तो S0 तो आप वैसे ही ऐड कर रहे हो, और S1 में भी S0 आ गया, तो 2 बार S0 वाला एरिया आप नहीं ऐड कर रहे हो, तो 2 बार आपने एक क्रिया को ऐड कर दिया है इसमें। S1 की जगह भैया आप क्या लिखोगे, यही एरिया तो लिखोगे, और S1 में S0 भी आ रहा है, पर S0 वाला एरिया तो हमने पहले लिख दिया है, तो
अगर आप S1 की जगह पे इस पूरे एरिया को उठा के लिखना चाहोगे, तो S0 वाला एरिया आपका 2 बार नहीं ऐड हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। तो आप एरिया को 2 बार कंसिडरेशन में ले रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि आपको रॉन्ग आंसर देगा। इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो सर कितना एरिया लेना है? तो सिर्फ आपको इतना ही एरिया लेना है। S0 तो रहेगा ही रहेगा, S0 तो देखिए S2 पर रहेगा ही रहेगा, पर S1 का कौन सा एरिया लेना है? सिर्फ इतना वाला एरिया लेना है। सिर्फ इतना ही एरिया आपको लेना है, क्योंकि यही S0 तो आपने S2 में जोड़ ही दिया S2 की एरिया निकालने में। और अगर आप दोबारा से S1 की जगह आप फिर से यही लिखो, क्योंकि आपने अगर आप देखो सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने S2 के बारे में लिखा है एरिया निकालने के लिए, तो उसमें आप S1 आपके माइंड में यही आएगा सर कि सर P2 का एरिया निकालना है, S0 का ऐड होगा, S1 का ऐड होगा और बाकी जो छोटे वाले ट्रायंगल है उनका एरिया ऐड हो जाएगा और हमारा निकल जाएगा आंसर। पर दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि अगर आपने S1 का एरिया यहाँ देखो, तो यहाँ पे फिर से इसमें S1 के एरिया में फिर से S0 आ रहा है, और अगर उसमें S0 आ रहा है तो आपके 2 बार S0 ऐड हो जाएंगे, तो जो कि आपको रॉन्ग दे देगा। आपको 2 बार S0 नहीं ऐड करना है इस फिगर में, एक ही बार S0 आएगा, एक ही बार S0 आएगा। बोलिए क्लियर? एक ही बार तो S0 आएगा इस फिगर में, एक ही बार तो S0 आएगा। ऐसे मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ही बार तो S0 ऐसा वाला ट्रायंगल आएगा कि आप उसका एरिया हमेशा के लिए ऐड ही करते चले जाओगे। एक बार ऐड तो कर दिया है, बार बार हुए ऐड करना है। तो ये आपको माइंड में ये चीज आपको क्लिक होनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये हमारा रॉन्ग अप्रोच हो जाता है। तो सर कितना? तो S1 का सिर्फ आपको इन ट्रायंगलों का ही एरिया जोड़ना है, इन ट्रायंगलों का ही एरिया जोड़ना है, जो कि ये हो जाएगा 3 × √3/4 × A/3 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतना ही एरिया आपको जोड़ना है, सिर्फ इतना ही एरिया आपको जोड़ना है। S0 वाला एरिया आप नहीं जोड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने S2 में S0 लिखा है, प्लस प्लस ये वाला एरिया मैंने लिखा है, ये वाला एरिया मैंने लिखा है। अब हम उसमें और ऐड करेंगे अपने छोटे वाले ट्रायंगल्स के एरिया को। बड़े वाले ट्रायंगल का सबसे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड हो गया, फिर इन ट्रायंगलों का एरिया आपने ऐड कर दिया। बोलिए इन ट्रायंगलों का भी तो एरिया आपने ऐड कर दिया। अब इन छोटे वाले ट्रायंगल्स का एरिया बचा हुआ है, तो ये अब इनकी जो नई साइड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? बोलिए इनकी नई साइड लेंथ क्या होगा? बोलिए इनकी नई साइड लेंथ क्या हो जाएगी? तो अगर भैया पूरी साइड लेंथ A/3 थी, और आपने फिर से इसको ट्राइसेट करके फिर से ट्रायंगल बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपने इस साइड को, हर साइड को ट्राइसेट करना है, उस पे एक आउटवर्डली इक्वलेटर ट्रायंगल बनाना है। तो अभी इस साइड की क्या लेंथ है? इस साइड की इस समय जो लेंथ है वो है A/3। अब A/3 को भी आपने ट्राइसेट कर दिया, तो अब हर सेगमेंट की जो लेंथ है वो हो जाएगी A/9। तो A/9 आपकी मिडल सेगमेंट की भी लेंथ होगी, क्योंकि वो भी आपने ट्राइसेक्ट किया है, और उसके आपने एक ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी भी उस साइड लेंथ होगी, वो भी A/9 ही होगी, वो भी A/9 होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया? √3 × 4/A²। A² क्या था? साइड लेंथ का होल स्क्वायर। तो साइड आपकी क्या है? साइड आपकी हो गई है A/9। A/9 को हम लिख रहे हैं A/3 का स्क्वायर का, और फिर साइड का भी होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर भी कर दिया है, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर भी कर दिया है। मैंने क्या बोला? √3/4 इंटू योर साइड लेंथ का होल स्क्वायर। तो साइड आपकी क्या हो गई? A/9 हो गई ट्राइसेट करने के बाद, और उसका भी आपने होल स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि साइड का भी होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए आपका √3/4 A/9 का होल स्क्वायर, ये आपका एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ऐसे कितने छोटे ट्रायंगल हैं ये बताइए आप? ऐसे कितने छोटे ट्रायंगल हैं? तो जितनी साइडें होंगी, जैसे अगर अब आप पुराने वाले फिगर में साइडें गिन लीजिए कितनी है, जितनी साइडें होंगी और उतने ही नए इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक साइड पे कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, है ना? तो एक एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 साइड है, और तो 12 ही हमारे छोटे वाले जो ये जो छोटे वाले नए
P2 में ट्राइंगल्स हैं ये कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उस पूरे टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस होल टर्म विल गिव अस द एरिया ऑफ द P2 दैट इज योर S2। S2 हमारा एरिया आ गया है, हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा P3 का, उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसको देखिए आप लोग, क्या हम लोग S3 का जो एरिया होगा उसमें हम लोग S0 जोड़ेंगे। अब आप ये ना कहिएगा कि सर S3 में S1 का भी एरिया, S1 का नहीं ऐड होगा। मैंने आपको बता दूं कि 2 बार एरिया ऐड हो जाते, इसलिए हम लोग S1 के पूरे एरिया को नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S1 के इस वाले पार्ट वाले एरिया को इंक्लूड करेंगे। तो हमने ये वाला एरिया इंक्लूड कर लिया S3 में। फिर हम लोगों ने S2 का भी पूरा एरिया नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फिर से अगर आपने पूरा एरिया इंक्लूड करा तो 2 बार एरिया इंक्लूड हो जाएंगे, तो सिर्फ हमें S2 का जो हमारा लास्ट वाला वो टर्म है, सिर्फ इसी का एरिया हम लोग इंक्लूड करेंगे। सिर्फ इसी का एरिया हम लोगों ने इंक्लूड किया इनटू, अब जो हमारे जो S3 वाला फिगर होगा उसमें जो हमारे कितने ट्राइंगल्स होंगे वो हमें देखने होंगे। तो अगर आप जब P2 वाले फिगर में आपको जाना पड़ेगा, P3 में P2 वाले फिगर में जाना पड़ेगा, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि आपका जो नेक्स्ट फिगर होगा जो कि P3 होगा उसमें कितने और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होंगे। तो आप साइड गिनेंगे तो आपको 48 साइडें मिलेंगी इस पूरे फिगर में। ये आपका P2 फिगर है, इसमें 48 साइड्स मिलेंगी, आप काउंट करोगे जब, ठीक है। अगर 48 साइड्स मिलेंगी तो मतलब वो जो हमारा P3 फिगर होगा उस पर 48 ही हमारी नए ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते होंगे, इक्वलेटरल ट्राइंगल। समझिए क्या कह रहा हूं। तो आप तो ये बात ध्यान रखनी है कि पी कि हमें P3 वाले फिगर में कितने नए ट्राइंगल बनेंगे वो हमें पुराने वाले फिगर की साइड्स बताती हैं, क्योंकि हर एक साइड पे एक हमारा नया ट्राइंगल बनेगा, तो इसलिए P2 की जितनी साइडें होंगी उतनी, जितनी P2 की साइडें होगी उतनी ही हमारी क्या होंगी, P3 में नए ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। तो इस P2 में 48 साइड्स हैं, तो जो हमारा P3 वाला जो फिगर होगा उसमें जो हमारे नए ट्राइंगल्स बनेंगे वो भी 48 ही बनेंगे, तो उसलिए हमने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपका जो आपकी साइड लेंथ हो गई थी a/9, अब a/9 को भी आपने ट्राइसेट कर दिया, तो आपकी जो नई साइड लेंथ हो गई वो a/27 हो गई है। तो 48 तो आपके ट्राइंगल्स हो गए, इंटू एक ट्राइंगल का एरिया क्या है, √3/4 इंटू ये साइड लेंथ का होल स्क्वायर। साइड लेंथ आपकी क्या है, साइड लेंथ क्या है बोलिए, a/27। तो क्या मैं a/27 को a/3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो a/3 का क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। ये तो a/3 की तो आपकी साइड लेंथ आई है, इसका भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, √3/4 साइड का होल स्क्वायर, साइड लेंथ का होल स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 48 इंटू √3/4 इंटू a/27 का होल स्क्वायर कर दिया है, और a/27 को मैंने दिया a/3 का क्यूब। समझे। और अब हम लोग देखते हैं 12 को हम लोग 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4 और 48 को 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया को हम लोगों ने एक लिखा है, दोनों सेम ही एरिया है, कोई दोनों में फॉल्ट नहीं, बस हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया कि 3 इंटू 4 होगा और ये 3 इंटू 4 स्क्वायर होगा। अब जैसे हमें अगला वाला जैसे हमें S4 निकालना होगा, तो वो हमारे लिए आसानी रही, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर देखिए अगर आप देखिए इस ये जो आपका इस ब्रैकेट के अंदर है इसमें 3 की पावर बढ़ रही है, एक हर बार 3 की पावर, तो नेक्स्ट वाले में 3 की पावर इस ब्रैकेट के अंदर 8/3 की पावर 4 हो जाएगा अगली बार। पैटर्न ऑब्जर्व करिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 4 एक बार है, 4 एक बार है, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें क्या 4 का क्यूब नहीं हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। और 3 तो देखिए आपका एज इट इज ही चलता जा रहा है, ठीक है। मैं अभी यहीं तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। S0 कभी इंक्लूड आई नहीं करिएगा, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करिए, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करिए। अब पूछेंगे सर यहाँ से क्या ऑब्जर्व करें, क्योंकि यहीं से आपके kth टर्म मिलेंगे, ये तो आपका जीरोथ टर्म है, जीरो टर्म थोड़ी लेना है।
आप देखिए फर्स्ट टर्म आपका ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा, अप टू kth टर्म तक चलता जाएगा। ये तो 0th टर्म है, ये थोड़ी ना kth टर्म में आएगा, है ना? तो आप यहीं से पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, इसके आगे से आप पैटर्न पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपने एरिया को लिख पाएंगे। जो नेक्स्ट एरिया S4 होगा उसको लिख पाएंगे, पर उसकी ज़रूरत है नहीं। अब हमने इतना ही समझ लिए कि ऐसे ऐसे एरिया हमारा एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे 3 तो आपका एज इट इज ही अगले वाले एरिया में रह जाएगा। अब 4 स्क्वायर है तो अब देखिए 4 की पावर हर बार बढ़ रही है, तो अब जो नेक्स्ट वाली टर्म होगा उसका 4 का क्यूब हो जाएगा। वैसे ही इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a/3 का क्यूब है, तो नेक्स्ट तो अगले वाले S4 के लिए 3 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट वाले में क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। अब जो हमारा kth वाला जो हमारा जो फिगर बनेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो kth वाला फिगर बनेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, आपने S3 का एरिया निकाल लिया अब, ठीक है। अब आपने पैटर्न भी नोटिस कर लिया कि अच्छा अगला वाला जो हमारा एरिया होगा उसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। अब SK के लिए हम लोग क्या करते हैं, SK जो हमारा एरिया होगा उसमें S0 तो होगा ही होगा, ठीक है। S1 S1 का सिर्फ इतना एरिया होगा, कितना एरिया होगा, सिर्फ इतना एरिया होगा। S0 क्योंकि फिर हम लोग S0 को थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने S0 को लिखा तो क्या हो जाएगा, एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा। तो इसलिए S1 का सिर्फ इतना एरिया आ गया, और S3 S2 का भी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही एरिया लिया है। कितना, इतना। किससे हम लोग को लास्ट वाला एरिया ही लेना है। वो आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने उससे पहले वाले एरियाज को कंसीडर किया तो हमारे 2 बार एरिया ऐड हो जाएंगे, 2 बार एरिया ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ ये वाला एरिया लिखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे S2 का भी एरिया लिख दिया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। S2 का एरिया लिख दिया, ठीक है। अब S4 का एरिया क्या है, S3 का, सॉरी, S3 का एरिया आपका ये वाला ही लिखेंगे। इसके आगे वाले अगर हम लोगों ने एरिया लिखे तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा। तो S3 का सिर्फ हमें यही एरिया लिखना है, तो यही एरिया हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कुछ नहीं। अब आप कहेंगे सर कैसे लिख दिया है, देखिए हम लोगों ने √3/4 a² को सेपरेट कर लिया सबसे, ठीक है। आप इसमें भी इस पूरे टर्म को सेपरेट कर सकते हो, इस टर्म में भी आप इतने पूरे को सेपरेट कर सकते हो, और इस वाले टर्म में भी √3/4 a² को सेपरेट कर सकते हो। तो वही हम लोगों ने हर एक टर्म में √3/4 a² को सेपरेट सेपरेट कर लिया है, ठीक है। आइए मैं बताऊँ क्यों किया, आइए रुक जाइए। अब इस वाले एरिया में अब क्या बचेगा, 1 सिर्फ 3 का स्क्वायर ही बचेगा, है ना। इस वाले एरिया में सिर्फ क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो आपने सेपरेट कर लिया है, तो वही हम लोग लिख दिया इंटू 1/3 का स्क्वायर। वैसे ही नेक्स्ट वाले के लिए सिर्फ 1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो 1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3 की पावर 4। तो ये हम लोगों ने 1/3 की पावर 4 लिख दिया। ऐसे ही हम लोगों ने इसके लिए क्या, अब आपने √3/4 a² को तो हर जगह सेपरेट कर लिया है ना, सेपरेट कर लिया है। और ये 1/3 की पावर 3 था, और इस और 1/3 की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 6। तो यही क्या बन रहा है यहाँ पे, हाँ बन रहा है। ये डॉट डॉट आपका आगे तक जाएगा, पीके यानी एसके एरिया तक आपका जाता जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, ये तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, ठीक है। एज इट इज हमने ये एरिया, ये कितने ट्राइंगल्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया एरिया फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा एसके का एरिया हो गया। अब हमने ऐसा किया कि √3/4 a² को अलग से सेपरेट इसलिए कर लिया क्योंकि इसका हमें एरिया मालूम है 1, इसका एरिया हमें मालूम है 1। कहेंगे सर कैसे मालूम है, ये देखिए यहाँ मैंने ऊपर बताया था कैसे। 1 = √3/4 a² नहीं आपको मालूम है, ये एरिया आपको मालूम है, तो बस इसीलिए हम लोगों ने इसको सेपरेट करा, जिससे हम हर एक टर्म में, जिससे ये हमारी नोन चीज़ है तो हम लोग इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे। और जैसे ही इसकी जगह पे इस पूरे इन जहाँ-जहाँ पे ये चीज़ है वहाँ-वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। अब आप देखो ये तो 3 की पावर
स्क्वायर है, इसको हमने एक कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या बच जाएगा। अब हम लोगों ने, आप देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म क्या लिखा है, एस के आप क्या लिख सकते हो, एस नॉट की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ये पूरा 1 हो गया, तो यहाँ पे 3/9 हो गया। अरे भैया 3/3 का स्क्वायर 3/9 ही तो बनेगा, सिर्फ ये और यही तो बचा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 1/3 का स्क्वायर ही तो बचा है यहाँ पे। बाकी ये तो पूरा आपका 1 ही हो गया, ये तो पूरा 1 ही हो गया, सिर्फ ये और ये बचा है, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 9 हो गया, और 3 तो ऊपर न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर में 3 लिख दिया। वैसे ही आपने इसके लिए भी किया है। कैसे किया है सर? अरे भैया ध्यान से देखिए, ये फिर से 1 हो गया, और 3 की पावर 4 का आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 12 तो न्यूमरेटर में था, तो वो मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसे ही आप, इसका मैंने नहीं लिखा है, आप लोग इसका भी चाहे लिख सकते हो, तो ऐसे ही आपका डॉट डॉट तक चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसके का आपने यहाँ तक आप एरिया में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो 1 को आप अलग रखिए, क्योंकि 1 को इसलिए अलग रखिए क्योंकि यहाँ से आपके, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से आपके के, यहाँ से आपके कितने टर्म होंगे, आपके के टर्म होंगे, आपके के टर्म होंगे। ठीक है सर, के टर्म होंगे, तो इस वाले पहला वाला जो हमारा टर्म है, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, 3 × 4 की पावर 0/3 की पावर 2। अरे भैया इस 3/9 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 4 की पावर 0 इंटू 3 × 4 की पावर 0/3 की पावर 2। 12/9 इसका तो कैसे लिख सकते हो, 3 × 4/3 की पावर 4। और केथ वाला जो आपका जो लास्ट वाला आएगा, वो टर्म आपका कैसा दिखेगा, वो क्या, नोटिस करिए पैटर्न को, 3 × 4 k-1/3 की पावर 2 के जैसा नहीं दिखेगा, जो आपका आखिरी वाला टर्म होगा इस पैटर्न में। इस पैटर्न में जो आपका आखिरी वाला टर्म होगा, यानी केथ, जो आपका केथ टर्म होगा, वो क्या ऐसा नहीं दिखेगा, बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका टर्म सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए, आपको फर्स्ट, ये आपका इस पैटर्न का फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है? समझ, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या करना है इसमें। तो ये आपको केथ टर्म, ये यहाँ से, मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको केथ टर्म मिल जाएंगे। और क्योंकि यहाँ से हम लोग इसलिए भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारा पैटर्न बनना शुरू हुआ है, यहीं से हमारा पैटर्न बनना शुरू हुआ है, इसीलिए दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दिस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है कि केथ ही टर्म होंगे। अरे भैया फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, तो केएससी टर्म तो होंगे। थोड़ा आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक आपके केएससी टर्म होंगे। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने एक 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, फिर एक 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपने 3 की पावर को थोड़ा इवेल्युएट करा, तो एक्सपोनेंट में 3 की पावर को क्या किया, इस 3 को आपने नीचे भेज दिया, तो एक्सपोनेंट में इस टाइप का आखिरी टर्म बन जाएगा। और ये आपका 3 से 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इधर भी 3 एक 3 और इधर एक 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका फाइनल टर्म है 1 को मैं पैटर्न में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए आप नहीं इंक्लूड करिएगा। यहाँ से भी आपके केथ टर्म है। ठीक है, ठीक है सर। केथ टर्म कैसे आप सोचिए एक बार माइंड लगा के, है ना, केथ टर्म कैसे आप सोचिएगा एक बार माइंड में जरा सोचिएगा। अब पूछें सर कैसे है केथ टर्म, सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ। जैसे S2 है, तो S2 में अगर आप जीरो को, S0 को ना लें, तो इसके बाद से कितने टर्म बच रहे हैं, 2 टर्म बच रहे हैं। समझे, मतलब कि ये आला आपका एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, इसको अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो उसके बाद आपके 2 ही टर्म आ रहे हैं, यानी कि ही टर्म बच रहे हैं। देखिए S2 है, यानी
2 टर्म, S2 है तो कितने तक nth टर्म होंगे? तो आपका अगर आप S0 को छोड़ दोगे तो S0 के बाद आपके दे ही टर्म आ रहे हैं। इसलिए अगर हम S0 को यहाँ भी SK वाली टर्म में छोड़ दें तो इसके बाद आपके कितने टर्म आएंगे? kth ही टर्म आएंगे। वैसे आप S1 के लिए देख लो, S1 में अगर हम लोग S0 को लीव कर दें तो इसके बाद कितने टर्म आएंगे? इसके बाद सिर्फ एक ही टर्म तो आ रहा है, तो इसीलिए 1 इधर से हो गया, समझे? तो आपको S0 को अगर आप नहीं लोगे तो उसके बाद से kth ही टर्म आ रहे हैं। जैसे कि आप S2 में भी देख सकते हो, S2 में अगर आप S0 को छोड़ दो तो उसके बाद भी 2 ही टर्म आ रहे हैं। S1 में अगर आप S0 को छोड़ दो तो उसके बाद भी आपके पास एक ही टर्म आ रहा है। यानी एक अगर आप S0 को हटा रहे हो तो आपके kth ही टर्म आ रहे हैं, kth ही टर्म आ रहे हैं। तो वही हमने S0 वाले एरिया को नहीं इंक्लूड करा है, सिर्फ यहीं से यहीं तक हम लोग दे होते, यहीं से यहीं तक आपके kth ही टर्म आ रहे हैं। समझे आप बात को? तो हमने 3 की पावर यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की पावर को कैंसिल किया है, और न्यूमरेटर में 3 की पावर को कैंसिल करा है, और ऊपर न्यूमरेटर में 3 को कैंसिल करा है और डिनोमिनेटर में 3 की पावर को कैंसिल किया है। ऐसे ही हमने इस वाले टर्म के साथ भी किया है। तो जो हमारा फाइनल पैटर्न है वो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इधर भी आप जो 3 की जो ये जो 3 है इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2k माइनस 1। तो ये आपका फाइनल जो kth टर्म होगा वो ऐसा दिख रहा होगा। अब आप नोटिस करोगे तो ये है एक जीपी, ये है एक जीपी। अगर ये है एक जीपी तो इसका फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 1/3। अरे भैया 4 की पावर 0 1 ही तो होता है। यहाँ से आपने 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर को कैंसिल करा तो क्या बच जाएगा? 4 की पावर 0/3। तो अगर ये बच जाएगा तो 4 की पावर 0 तो बन ही जाता और डिनोमिनेटर में 3 बच गया, तो पहला टर्म आपका यही तो है जीपी का। तो वो क्या है आपका 1/3, क्योंकि 4 की पावर 0 वन ही होता है। और कॉमन रेशियो कितना है? 4/3 का स्क्वायर। अरे भैया कॉमन रेशियो निकाल लोगे, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देना। कैसे सर? कॉमन रेशियो होता है कि इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई की जाए कि हमें अगला वाला टर्म मिल जाए। तो अगर आप फर्स्ट वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको सेकेंड वाले टर्म में मिल जाए, तो आप 4/3 का स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो कॉमन रेशियो है आपका 4/3 स्क्वायर। देखिए इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। 4/3 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 0/3, तो 4/3 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 आपका ऊपर से जाएगा। 4 की पावर 0 आपका 1 ही होता है, तो आप जैसे इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3। 4/3 स्क्वायर आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो अपना कॉमन रेशियो। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको एक आगे वाला टर्म लेना है, जैसे कि आपको ये वाला टर्म लेना है और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड कर देना है, तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। जैसे जैसे 4/3 का क्यूब है डिवाइडेड बाय 4 की पावर 0/3, तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 क्यूब मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 0। 4 की पावर 0 को हम लोग 1 ही मान रहे हैं। अब ये 3 और जो डिनोमिनेटर में 3 की पावर की है इससे पावर कैंसिल हो जाएगी, और जो बचेगा वो आपका बच जाएगा 4/3 का स्क्वायर। तो क्या यही तो हमारा कॉमन रेशियो हो गया? यही तो हमारा कॉमन रेशियो होगा। तो हमने ऐसे कॉमन रेशियो निकाल लिया। देखिए हर एक चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ कॉमन रेशियो कैसे निकालना, पर ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपने कॉमन रेशियो निकाल लिया 4/3 का स्क्वायर। सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी अगर आपको निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n। n इज योर nth टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अपॉन 1 माइनस योर r। r इज योर कॉमन रेशियो एंड a इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, तो आपने यही चीज यहाँ पे पुट की है, यही चीज यहाँ पे आपने पुट कर दी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्या ही टर्म है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेरिएबल रिप्लेस रहेगा, एन की जगह पे के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर की पावर के हो जाएगा, क्योंकि जितने टैब होते हैं कॉमन रेशियो की पावर उतनी ही हो जाती है। जैसे यहाँ पे एन है
तो यहाँ पे n kth टर्म होगा तो यहाँ पे k हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग लगा दिया। एसके में 1 तो एज इट इज आ गया, 1 तो एज इट इज ही रहेगा भैया, ये वाला 1 तो यहाँ पे। इसके बाद से आपने कॉमन जीपी लगाना शुरू करा, जीपी का सम, तो बस इसके बाद आपने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया है। एक जगह पे आपने क्या रख दिया है, फॉर्मूले 1/3 रख दिया है। 1 माइनस आर की पावर एन, आर आपका क्या है 4/3 का स्क्वायर की पावर, क्या क्या लिख रहे हो आप, के लिख रहे हो क्योंकि आपके के टर्म है, ठीक है। माइनस योर 4 माइनस योर 1 माइनस योर कॉमन रेशियो, 1 माइनस योर कॉमन रेशियो, व्हाट इज योर कॉमन रेशियो, दैट इज ए 4/9। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ऐसा कुछ एसके दिखने लगेगा, एसके कुछ आपका ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो बस अब आपको इसके पे लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है। तो जैसे आप लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर, कि 1 से मान लीजिए अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू लेट सपोज एफ एक्स है, आप चलिए इसको ऐसे नहीं देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो के में आपको इन्फिनिटी रखेंगे क्योंकि आपका जो फाइनल बन के आया वो तो ये बन के आ गया है ना। और आप इसमें लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो, ठीक है लगा रहे हैं सर। तो ये ध्यान रखिए कि लिमिट इवैल्यूएशन में अगर आपका कोई भी टर्म 1 से, देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, 1 से किसी लिमिट में मैं बात कर रहा हूँ, जब आप लिमिट लगाते हो इन्फिनिटी वाली, जब भी आपकी लिमिट इन्फिनिटी में होती है और अगर आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी है तो वो आपका 1 आ जाती है। अगर 1 से किसी छोटे टर्म की पावर इन्फिनिटी है तो वो 0 आ जाती है। तो यहाँ पे यही है, 1 से किसी छोटे टर्म की, है ना, 1 से किसी छोटे टर्म की अगर 1 की और इन्फिनिटी होगी तो 1 ही दे देगा, पर 1 से किसी छोटे टर्म की पावर इन्फिनिटी होगी तो वो आपको 0 दे देता है, वो आपको 0 दे देता है लिमिट में, समझे। और 1 से किसी बड़े 1 से किसी बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी और मान लीजिए 2 की पावर इन्फिनिटी, तो वो आपको इन्फिनिटी ही दे देता है। तो अगर आप देखो 4/9 आपका 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू थी और इसमें उसकी पावर लगी है के, तो अगर के टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी 4/9 टू द पावर इन्फिनिटी अगर आप जाएगा तो ये भी आपका टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। तो दिस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ दिस लिमिट विल टेंड्स टूवर्ड्स एग्जैक्ट 0। तो ये पूरा जो आपका टर्म है एग्जैक्ट 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। तो ये हमारा पूरा 0 है, तो क्योंकि ये जो आपका 4/9 वाला जो टर्म है ये आपका 0 से छोटा है, तो ये आप माइंड में ध्यान रखिएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, 1 से किसी छोटे की 1 से मान लीजिए कोई छोटा नंबर है उसकी पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 हो जाता है, दैट विल बी अप्रोचिंग टू एग्जैक्ट 0। और 1 से किसी बड़े वैल्यू यानी 2 3 4 की आप अगर पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो आपकी इन्फिनिटी ही चली जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो 4/9 जो टर्म है इसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे तो ये आपका जो टर्म है 4/9 ये 1 से छोटा है, तो इसकी पावर अभी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये पूरा टर्म एग्जैक्ट 0 की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको दिखेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे टर्म की वैल्यू को 0 रख दिया है, समझे आप। अब इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 ही बच जाएगा, और ये 1 तो आप जानती ही हो कि ये तो आपका S0 से चलता ही आ रहा है, S0 से चलता ही आ रहा है। तो 1 आपने एज इट इज उतार लिया और बाकी ये आपका टर्म बचा और अंदर ब्रैकेट में से 1 बचा तो उसको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 प्लस 1/3 इंटू 9/5 इंटू 1, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर है वो 1.6 निकल के आ जाएगा, वो 1.6 निकल के आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल था, आपको लिमिट की कुछ कंसेप्ट भी समझ में आएंगी, जीपी भी समझ में आएगी, पैटर्न ऑब्जर्व भी करना आना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर बढ़िया क्वेश्चन था, समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट को समझाना होता है। इससे कहीं भी कोई बच्चा अ, अगर
कहीं भी उसको दिक्कत हो रही हो, प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो वो प्रॉब्लम ना फेस करे, इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ। आप जो वीडियो को 1.5x या 1.75x पर सुन सकते हो अपने, अगर वो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो उसको आप स्किप्स कर सकते हो, पर मेरा दैट इज़ माई ड्यूटी टू रिपीट फॉर एवरी चाइल्ड, सो दैट इट इज़ क्लियर टू एवरी चाइल्ड। तो बस अब यहाँ तक आपका आ गया, अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेना, तो आपका जो आंसर है वो 1.6 आ जाएगा। तो बस अब आप ये वन ना पूछना कहाँ से मल्टीप्लाई आ गया, क्योंकि भैया ये ब्रैकेट है, ये जीरो होगा तो उस ब्रैकेट के अंदर वन ही बचा हो, वन इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू 9/5 इंटू 1 करोगे तो बस ये आ गया आपका 3/5। अरे भैया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3/5 आएगा, मतलब 1 + 3/5 हो गया, तो ये हमारा 8/5 आ गया। 8/5 को वैल्यूएट करोगे तो 1.6, ये विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं, ऐसे आप पढ़ाई करते रहिए।